हेलो बच्चों। तो मैं हूँ राजनाथ और आप हमें देख रहे हैं फुल प्रूफ एजुकेशन चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था, जो क्लास 12th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। यह चैप्टर बहुत ही आसान है, परंतु यह चैप्टर और आसान हो जाएगा यदि आपकी कल्पना शक्ति अच्छी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आपकी कल्पना शक्ति का डिमांड बढ़ता जाएगा और आप जितनी अच्छी अपनी कल्पना शक्ति कर पाएंगे ये चैप्टर आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हम लोगों का वो बिल्कुल ठोस अवस्था का बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा। बिल्कुल इसका थियोरेटिकल पोर्शन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। वैसे हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। आप भी जानते होंगे पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस क्या होते हैं? ठोस क्या होते हैं बताइए। अगर हम बात करें जो ठोस पदार्थ होते हैं या पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है उसके जो अवयवीय कण होते हैं ना वो बहुत पास पास होते हैं। अगर द्रव की बात करें तो इसके जो अवयवीय कण होते हैं और ठोस की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं। और गैस की बात करें तो ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो अवयवीय कण होते हैं उनके बीच जो अंतरा अणु बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे बोलते हैं अंतरा अणु बल। ये फोर्स बहुत ही प्रबल होता है। ये ठोस पदार्थों के अवयवीय कणों के बीच जो अंतर अणु बल कार्य करता है वो बहुत ही प्रबल होता है, जिससे इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाते हैं और यह ठोस का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, लेकिन द्रव की बात करें तो द्रव के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके भी जो अंतरा अणु बल कार्य करता है ना वह ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कुछ कम होता है, जिससे इसके मॉलिक्यूल्स कुछ दूर दूर होते हैं, जिससे द्रव की अवस्था में पाया जाता है। और गैस की बात करें तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने दूर होते हैं, इनके बीच जो अंतर अणु बल कार्य करता है वह ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होता है? बहुत ही कम होता है, जिससे इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं और गैस का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, ये दोनों पढ़े हैं। जो ठोस अवस्था होती है पदार्थ की, इसके कुछ गुण ऐसे होते हैं जो द्रव और गैस से बिल्कुल भिन्न होते हैं, और इसलिए जो ठोस अवस्था, जो पदार्थ की ठोस अवस्था होती है वो अपने आप में एक खास चैप्टर बन जाता है। और इस चैप्टर में हम लोग ठोस अवस्था को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग का मतलब नहीं है गैस और द्रव, इसको मिटा देते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है या ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन की बात करें तो आप बिल्कुल फिगर देख के समझ सकते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिनके अवयवीय कणों के बीच प्रबल अंतरा अणु बल कार्य करता है। पदार्थ की वह अवस्था जिनमें अवयवीय कणों के बीच प्रबल अंतरा अणु बल कार्य करता है पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, ये छोटा सा डिफिनेशन है, आपको भी याद होगा, हो सकता है कर लेंगे। अगर इसके हम गुण की बात करें तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके निम्न गुण होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है? पहले पॉइंट बात करें तो क्या होगा? जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अवयवीय कणों के बीच प्रबल अंतरा अणु बल कार्य करता है। प्रबल अंतरा अणु बल कार्य करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? इनका आकार और आकृति क्या होता है? बिल्कुल निश्चित होता है, और इनका आयतन भी निश्चित होता है, जिससे इनका आकार, ठीक है, आकार, आकृति तथा आयतन तीनों निश्चित होते हैं। ठीक है, तीसरी पॉइंट की बात करें तो अब देखिए ध्यान से, तीसरी पॉइंट क्या होगा इसका? तीसरी पॉइंट होता है कि ठोस पदार्थ का क्वथनांक व गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है ना, क्वथनांक व गलनांक किसके? ठोस के
उच्च होते हैं। क्यों क्यों उच्च होते हैं, अधिक क्यों होते हैं, उच्च मतलब अधिक होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ठोस पदार्थ होते हैं इनके जो अजूबी कण होते हैं ना, इनके बीच प्रबल अंतरा और बल कार्य करता है। और क्वथनांक मतलब बॉयल करना, बॉयल करने मतलब क्या कि जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल क्या अलग अलग हो जाए। एक कब पॉसिबल होगा? जब ये बांध टूटेगा, तो ये बांध जितना मजबूत होगा आपको उस बांध को तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा आपको क्या करना होगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। मतलब उसका क्वथनांक गलनांक क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या होता है? प्रबल अंतरा अणु बल के कारण, ठीक है, ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। इसका मतलब क्या है? असंपीड्य का मतलब ठोस पदार्थ को हम बहुत अधिक दबा नहीं सकते हैं द्रव और गैस की तुलना में। द्रव गैस की तुलना में ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। अर्थात ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है। यदि गुब्बारे में गैस को भर दिया जाए और उसको दबाया जाए, ठीक है ना, तो गुब्बारा क्या दब जाता है। या किसी रबड़ के ट्यूब में क्या करिए, द्रव को भर लीजिए और उसको दबाइए तो भी दब जाएगा। मतलब क्या, संपीड्य है, आप उसको दबा सकते हैं। लेकिन ठोस की बात करें तो यदि हम कहते हैं कि ईंट ले लीजिए उसको दबाइए, तो उसको दबाना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा ना, क्योंकि वो क्या है, ठोस है, उसके बाद उस पहले से बहुत पास है, तो उसको हम और दबा नहीं सकते हैं। ठीक है। द्रव की बात करते थे तो क्या हो रहा था उसमें, द्रव के मालिक्यूल्स दूर दूर थे तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है, मतलब इसको हम दबा सकते हैं, इसके मालिक्यूल्स पास आ सकते हैं। लेकिन जब ये पहले ही से पास है तो इनको हम और अधिक दबा नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। आई थिंक क्या की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अगर अगली पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या होता है? अगला पॉइंट होता है कि इनका विसरण क्या होता है, नगण्य होता है या कम होता है। विसरण क्या होता है इनका, कम होता है। इसका मतलब क्या होता है, विसरण बोले तो जैसे हम बात करें अगर द्रव की गैस की, अगर गैस को यहाँ छोड़ दिया जाए इस तरह से, कोई भी गैस हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी गैस हो, तो गैस क्या होता है, ऐसे पूरा फैल जाता है। ठीक है ना, गैस छोड़ने पर पूरा फैल जाता है, मतलब उसका विसरण होने लगता है। विसरण मतलब फैलना होता है सीधे सीधे। द्रव 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 भी फैल जाता है। जैसे आप फॉग यूज करते हैं, कोई भी सेंट यूज करते हैं, ऐसे छिड़काव करते हैं, तो क्या होता है, पूरा जो है ऐसे फैल जाता है, मतलब सब खुशबू की दूर तक आती है। या आप सेंट यूज किए हैं तो क्या होता है, दूसरे लोग भी कहते हैं ना कि आप सेंट यूज किए हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका विसरण होता है, हवा में वो दूर तक गति कर सकता है। ठीक है। लेकिन ठोस की बात करें तो ठोस में ये गुण नहीं पाया जाता है। किसी ठोस को जहाँ रख देंगे तो वो वहीं पर रहेगा, उसमें जो है विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब उसमें फैलने का गुण नहीं होता है। ठीक है। अगर छठवें पॉइंट की बात करें तो छठा पॉइंट क्या होगा इसका, कि जो ठोस होते हैं ना, इनमें प्रबल अंतरा और बल कार्य करता है, आपको पता है। तो प्रबल अंतरा और बल के कारण जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं। क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं। ठीक है। और जिसका सातवां पॉइंट होगा वो क्या होगा, इनका जो घनत्व होता है, घनत्व वो भी क्या होता है, अधिक होता है। आगे इसको हम लोग विस्तृत से लिखेंगे, पहले 60 नोट बनाते हैं इसका संक्षिप्त नोट। ठीक है। ये जो है ठोस पदार्थ के कुछ गुण हैं जो आपके सामने लिख दिया गया है, आपको याद भी हो गया होगा। अगर हम बात करें ठोस पदार्थ के वर्गीकरण का, तो डिपेंड करता है कि जो ठोस पदार्थ के जो अवयवीय कण हैं इनके बीच जो प्रबल अंतरा और बल कार्य कर रहा है वो कैसा है। यानी ठोस पदार्थ के अवयवीय कणों के बीच लगने वाले प्रबल अंतरा और बल के आधार पर ठोस पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। जो पहला भाग इसका है, जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टलीय ठोस। और जो इसका दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगर बात करें हम क्रिस्टलीय ठोस की तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्रिस्टलाइन सॉलिड।
क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो बात होती है क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें, तो क्या कहेंगे, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवीय कण त्रिविम में निश्चित और नियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि वे ठोस पदार्थ जिनमें उनके अवयवीय कणों की त्रिविम में निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है, अर्थात जो उनके अवयवीय कण होते हैं वे दीर्घपरासीय व्यवस्था में पाए जाते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, अगर फिगर से समझे तो अगर मान लीजिए कि कोई क्रिस्टलीय ठोस है जो दो प्रकार के कणों से मिलकर बना है, जो पहला कण है उसका वो ए है, इस टाइप का दिख रहा है, और इस टाइप का जो कण है मान लीजिए वो क्या है, बी है, और इन दोनों कणों के द्वारा जो है कोई क्रिस्टल फॉर्म होता है, कोई क्रिस्टल बनता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, अगर इसमें बात करें, देखिए ध्यान से, जो क्रिस्टलीय ठोस बना है इसमें जो ए और बी प्रकार के जो एटम हैं उनका जो क्रम है वो क्या है, बिल्कुल फिक्स है, निश्चित क्रम में है। ठीक है, और नियमित है। नियमित का मतलब क्या, पहले ए टाइप का दिख रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, मतलब एक नियमित क्रम में पाए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर ए, या फिर मतलब दो बी एक साथ आ जाए या दो ए एक साथ आ जाए, मतलब इसमें इनका क्रम टूट जाए, ऐसा नहीं होता है। मतलब जो इनकी संरचना होती है बिल्कुल क्या होती है, नियमित तथा निश्चित होती है। ठीक है, और ये व्यवस्था तो क्या होता है, वो दीर्घपरासी होता है। दीर्घपरासी बोले तो मतलब ऐसी दूर तक आप जाएंगे अगर ना, तो ऐसी व्यवस्था आपको मिलता जाएगा। ठीक है, मतलब इनके का मात्रा कहीं टूटता नहीं है। इसलिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवीय कणों की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, वो दीर्घपरासी होती है। ठीक है, अगर इसके हम गुण की बात करें, क्रिस्टलीय ठोस के गुण की बात करें, तो पहला पॉइंट क्या बनेगा इसका, पहला पॉइंट ये बनेगा कि क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित संरचना होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा इसका, इनके अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो इनका क्वथनांक व गलनांक उच्च तथा क्या होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अभी सबका मतलब समझ लेंगे हम लोग। इनका शीतलन वक्र असतत होते हैं। ठीक है, और अगले पॉइंट की बात करें तो इन्हें सत्य ठोस कहा जाता है। और अगले पॉइंट की बात करें तो ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के
होते हैं। चलिए, पहली बात कि क्रिस्टलीय ठोस की जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, बिल्कुल निश्चित होती है। निश्चित का मतलब क्या, इसके जो अवयवीय कण होते हैं ना, बिल्कुल फिक्स पॉइंट पे स्थिर होते हैं। इनका जो पोजीशन होता है बिल्कुल क्या होता है, फिक्स होता है, जिसको लोग जालक बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जालक बिंदु कहते हैं, क्या होता है आगे पढ़ेंगे। इनके अवयवीय कणों की व्यवस्था दीर्घ से होती है। मतलब जो कण है, जो इनका क्रम दिख रहा है आपका, ए टाइप, बी टाइप, फिर ए बी, और ऐसे क्या होता है, लॉन्ग रेंज आर्डर में ऐसे दूर तक पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इनकी व्यवस्था कैसी होती है, दीर्घ से होती है। इनका क्वथनांक गलनांक कुछ होता है, इसका मतलब क्या, हमने आपको पहले ही बता चुका था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके अवयवीय कणों के बीच क्या होता है, प्रबल अंतरा अणु आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो क्वथनांक गलनांक मतलब क्या होता है, इस मॉलिक्यूल्स को अलग कर देते हैं हम लोग। तो इसको अलग करने के लिए क्या करना होगा, इसको बांध को तोड़ना पड़ेगा। तो ये बांध जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी क्या करना होगा, उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्वथनांक गलनांक क्या आता है, उच्च हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इनका जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है। इसको समझते हैं क्या होता है। अगर हमें ग्राफ बनाए ताप वर्सेस समय, ठीक है, और मान लीजिए कोई ठोस है जो द्रव अवस्था में है, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, तो उसका अपना कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा ही होगा, कुछ ना कुछ ताप होगा उसका। ठीक है, लेकिन जैसे इसका हम टेम्परेचर कम करेंगे, ताप कम करेंगे, तो यह द्रव क्या होगा, ठोस की अवस्था में परिवर्तित होगा। तो अगर हमने ताप कम करना शुरू किया तो एक समय ऐसा आता है कि द्रव से ठोस में बदलना शुरू हो जाता है। तो जैसे द्रव से ठोस में बदलना शुरू होता है, उस समय इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई ठोस द्रव की अवस्था में होता है और द्रव से उस ठोस की अवस्था में लाने के लिए उसको हम ताप कम करते हैं, तो जिस समय उसका परिवर्तन शुरू होता है द्रव से ठोस में, उस समय इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समय तो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारे 2 सेकेंड, यहाँ 5 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे, यहाँ से क्या हुआ, द्रव से ठोस में बदलना स्टार्ट किया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ठोस में बदला। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए, फिर उसके बाद टेम्परेचर फिर इंक्रीज कर सकता है जैसे इसका परिवर्तन रुक जाएगा। तो अब इस ग्राफ को अगर देखें हम, तो ये ग्राफ सतत नहीं है। मतलब ग्राफ ये हमको ऐसे नहीं मिल रहा है, यह हमको ग्राफ बिल्कुल ऐसे नहीं मिल रहा है। ठीक है, बीच में ऐसे आकर क्या, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी टूट गई ना, यहाँ पे ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या, इसकी कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे ब्रेक हो गई। इसलिए कहते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनका जो शीतलन वक्र होता है वो क्या होता है, असतत होता है। इन्हें सत्य ठोस कहा जाता है। ठीक है, और जो छठा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है कि ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो इसको समझते हैं, विषमदैशिक प्रकृति का मतलब क्या होता है। विषमदैशिक प्रकृति का मतलब यह होता है कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में हम दिशा चेंज करते हैं, तो उस ठोस के भौतिक गुण में चेंजिंग आ जाता है। मतलब उस ठोस का जो भौतिक गुण होता है वो बदल जाता है। भौतिक गुण बोले तो क्या, उसका क्वथनांक बदल जाएगा, उसका गलनांक बदल जाएगा, उसका वर्तनांक, उसकी कठोरता इत्यादि भौतिक परिवर्तन चेंजिंग आती है। ठीक है, समझते हैं इसको। अगर मान लीजिए, अगर इसका वर्तनांक चेक करना होगा आपको, तो आप क्या करेंगे, इससे लाइट गुजारेंगे ना, लाइट। तो मान लीजिए कि आपने ऐसे लाइट गुजारा, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो इस तीर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वह दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे, ए और बी, वो भी एकांतर क्रम में, ए बी। नीचे भी जस्ट वैसा ही है, दोनों मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों एकांतर क्रम में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका अपवर्तनांक आएगा वो कुछ अलग आएगा। और अगर हम ऐसे चलें, इस तरह से चलें, तो अब इस देखिए, इस मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ से लाइट पास किया यहाँ पे ऐसे, तो इस रेज के ऊपर देखिए समान प्रकार का एटम दिख रहा है, और जैसे उसके नीचे भी समान दिख रहा है, लेकिन ये जो नीचे का जो एटम है वो ऊपर के एटम से भिन्न है। तो यहाँ पे जो इसका अपवर्तनांक आएगा इसके अपेक्षा कुछ अलग आएगा, क्योंकि इसके मार्ग में कुछ अलग पार्टिकल्स दिख रहे हैं और इसके मार्ग में कुछ अलग पार्टिकल्स दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो जैसे आपने क्या किया, दिशा चेंज किया,
वैसे क्या इनका अपवर्तनांक चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या, ये विषमदैशिक प्रकृति यहाँ पे दिखला रहा है। विषमदैशिक का मतलब होता है कि दिशा चेंज करने पर उसके भौतिक गुणों में क्या है, विषमता आ जाए। विषमता समझ में आ रहा है क्या, मतलब जैसे आप दिशा चेंज कर रहे हैं ना, उसके भौतिक गुणों में क्या रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है, मतलब विषम हो जा रहा है। इसको बोलते हैं विषमदैशिक प्रकृति। और जो क्रिस्टल ठोस होते हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो ये थे क्रिस्टलीय ठोस और ये था इनका गुण। अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो वो क्या होते हैं, अंग्रेजी में एमार्फस सॉलिड भी कहते हैं, सॉलिड। ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, वे ठोस पदार्थ जिसमें उस पदार्थ के अवयवी कणों की कोई निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अर्थात जिसके अवयवी कण होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है वो कैसे होती है, लघु परासी होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। समझते हैं इस एग्जाम्पल से। हम मान लेते हैं कि कोई अक्रिस्टलीय ठोस है जो दो प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये ए टाइप का और ये आपका ये आपका जो है बी टाइप का है। ठीक है, और हम मानते हैं इसे इनसे मिलकर के जो है एक कोई अक्रिस्टलीय ठोस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो ठोस फॉर्म किया गया है ए और बी से, कि इनका अगर क्रम देखा जाए तो पहले ए प्रकार का जो ए टाइप का दिख रहा है वो है, फिर बी टाइप का, फिर ए टाइप का, फिर बी टाइप, फिर बी टाइप आ गया। यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि बहुत दूर तक, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक ये जो क्रम दिख रहा है वो नहीं है। कुछ दूर जाने पर इनका क्रम क्या हो गया, टूट गया, ए बी बी। ठीक है ना, क्रम टूट गया। तो कहते हैं क्या, इसका मतलब क्या है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें जो अवयवी कण होते हैं इनकी जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, वो निश्चित और नियमित नहीं होता है। निश्चित नियमित नहीं, नियमित बोले तो ये क्रम आपको नियमित दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है। आप देखिए बी ए बी, यहाँ पे क्रम टूट गया इसका। यहाँ पे देखिए, मतलब जो इनकी व्यवस्था क्रम होता है ना, बहुत दूर तक इस तरह से क्रम नियमित नहीं पाया जाता है। कुछ दूर जाने पर क्या होता है कि क्रम मात्रा टूट जाती है। इसलिए कहते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, वो लघु परासी होती है। बात समझ में आ गया। यानी वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात उसके अवयवी कणों की व्यवस्था कैसे होती है, लघु परासी होती है, ऐसे ठोस को हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बात समझ में आ गया। अगर इसके हम गुण की बात करें तो इसके गुण की बात करें तो पहला पॉइंट क्या बनेगा कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी निश्चित आकृति नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। नहीं होती है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो इनका जो व्यवस्था क्रम होता है कैसा होता है, लघु परासी होता है। मतलब एक जगह परासी नहीं पाए जाते हैं। इनका जो क्रम है इनके अवयवी कणों का वो कैसा होता है, वो लघु परासी होता है। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा, इनमें अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या बनेगा इसका, इन्हें छद्म ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव कहते। ठीक है।
अब इसका मतलब समझेंगे इसका मतलब होता क्या है। जो चौथा पॉइंट है वो है ये सम, अच्छा इसको बाद में देखते हैं। इनका क्वथनांक व गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, होते हैं अर्थात इनका क्वथनांक व गलनांक एक परिसर में पाया जाता है। ठीक है ना, किसमें पाया जाता है? एक परिसर में पाया जाता है। परिसर बोले तो अब इसका मतलब समझाते हैं। जो इसका 5वां पॉइंट होगा वो होता है ये सामुदायिक प्रकृति के होते हैं। ये सामुदायिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं सबको बारी बारी से। पहला पॉइंट कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, क्योंकि ये जो कण होते हैं उनका कोई निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं होता है, इसलिए इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। दूसरा पॉइंट दिया है इनमें अवयवीय कणों की लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। इनका क्रम कहाँ दिख रहा है? क्रम बहुत दूर तक ऐसा बिल्कुल एक समान नहीं रहता है। कुछ दूर जाने पर क्या होता है, इनका क्रम बदलता क्या होता है, टूट जाता है। इसलिए जो इनके जो मतलब व्यवस्था क्रम होता है कैसा होता है, लघुपरासी होता है। लघुपरासी मतलब बहुत दूर तक ये क्रम फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इन्हें छद्म ठोस या अतिशीतल द्रव कहते हैं। इसका मतलब क्या? अतिशीतल मतलब क्या कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें जो है द्रव की भांति क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है। जिस तरह से द्रव ऊपर से नीचे बहता है उसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोस में भी क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अतिशीतल द्रव कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे आपके घरों में जो खिड़कियों में जो कांच लगते हैं, कांच, ठीक है ना, तो बहुत मतलब कई साल पुराना जब हो जाता है तो उसमें क्या होता है, आप देखेंगे ध्यान से गौर करेंगे तो ऊपर का जो कांच होता है ना वो पतला हो जाता है और जो नीचे होता है वो क्या होता है, मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सालों के बाद मतलब इसमें जो बहने का गुण होता है बहुत कम पाया जाता है। तो जैसे जैसे मतलब समय बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऊपर से कुछ मालिक्यूल्स क्या आते हैं, बह करके नीचे आ जाते हैं, जिससे नीचे का कांच क्या होता है, मोटा हो जाता है और ऊपर का कांच क्या होता है, पतला हो जाता है। ठीक है ना, ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना इसमें क्या होता है, द्रव की भांति जो है बहने का गुण पाया जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अतिशीतल द्रव कहते हैं। बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट क्या दिया है, इनका क्वथनांक व गलनांक क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, जैसे हम जल की बात करें H2O, तो H2O क्या आता है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। आप इसको हीट करेंगे तो जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब ये उबलना शुरू करेगा। उससे टेम्परेचर कम हो तो ये उबलना शुरू नहीं होगा। मतलब ये फिक्स है कि आप इसको क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस जब ताप देंगे तब H2 में क्या होगा, उबाल आना क्या जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन अब क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है। इनका कोई निश्चित टेम्परेचर नहीं होता है, उनका एक रेंज पाया जाता है। रेंज बोले तो जैसे हम प्लास्टिक की बात करें, अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो जैसे हम इसको हीट करते हैं तो कम ताप पर क्या आती है, ये पिघलना शुरू हो जाती है, पिघलना पहले मुलायम होती है फिर पिघलती है, उसके बाद उसका स्टेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो अगर एक जनरली मतलब हम बात करें अगर यहाँ पे तो प्लास्टिक को अगर देखा जाए तो 50 से कितना 100 तक जाए अगर, ठीक है, तो इस बीच में क्या होता है, उसका पिघलना भी शुरू हो जाता है, उसका स्टेट भी क्या होता है, चेंज होना भी शुरू हो जाता है। लेकिन ठोस में ऐसा, सॉरी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता। उनका जो क्वथनांक गलनांक होता है बिल्कुल फिक्स होता है कि इसी टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉयल होगा या मेल्ट होगा। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें उनका फिक्स नहीं होता, एक रेंज में पाया जाता है कि मतलब इसके बीच में वो बिल्कुल हो सकते हैं, 50 से 100 कर सकते हैं या 100 से मतलब जैसा होगा 200 कर सकते हैं। मतलब एक रेंज में पाया जाता है कि इस रेंज के बीच में आप कोई भी टेम्परेचर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है। 5वां पॉइंट जो है वो क्या है, ये सामुदायिक प्रकृति के होते हैं। समझते हैं इसको, सामुदायिक प्रकृति क्या होता है। अगर इसमें ध्यान से देखें तो आप ऐसे जाएं या आप ऐसे जाएं, जब इनका निश्चित क्रम नहीं है
जब इन अवयवी कणों का कोई निश्चित क्रम नहीं है तो आप इस तरह से जाएंगे तभी बिल्कुल डिसऑर्डर में दिखेंगे सब मॉलिक्यूल, और ऐसे जाएंगे तभी ये बिल्कुल जो है एक मतलब कोई निश्चित क्रम नहीं होगा। तो हम मानते हैं कि आप किसी भी डायरेक्शन से जाएंगे तो इनका भौतिक गुण में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे आपको इसका अपवर्तनांक चेक करना होगा कि इसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप तो लाइट को ऐसे गुजार सकते हैं या लाइट को आप ऐसे गुजार सकते हैं। तो आप भिन्न भिन्न दिशाओं से अगर लाइट गुजार रहे हैं तो इसकी अपवर्तनांक में कोई चेंजिंग नहीं आता है, क्योंकि जिसके कण होते हैं वो नियमित नहीं होते हैं। तो जब नियमित नहीं, तो हम मानते हैं कि सब समान से कैसे फैले हैं, इस तरह से हुए हैं। ठीक है, तो आप जिस दिशा से चाहे इसका अपवर्तनांक निकालें वो बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब दिशा चेंज करने के बावजूद भी इसके भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। मतलब दिशा चेंज करने के बावजूद भी इनके भौतिक गुणों में क्या होती है, समानता होती है। बात समझ में आ रही है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें दिशा चेंज करने के बावजूद भी इनके भौतिक गुणों में क्या होती है, समानता होती है, इसलिए ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये थे क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस, और किए थे कुछ भौतिक गुण। एक बात गुण थे इसके, एक पॉइंट और छूट गया इसका। इनका जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है। वो क्या होता है, सतत होता है। इसका क्या मतलब है, अगर इसके लिए भी हम ग्राफ बनाए, अगर ताप वर्सेस समय, तो मान लीजिए कि कोई पदार्थ है जो द्रव की अवस्था में है और क्रिस्टलीय ठोस है जो द्रव की अवस्था में है। आप क्या करें, इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं ताकि द्रव से कहाँ पे आ जाए, ठोस में आ जाए। द्रव से ठोस में लाना होगा तो आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो हमने टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ मिलता है कुछ ऐसे मिलता है, और यहाँ पे ठोस में आ गया। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब अगर इसकी जो अवस्था चेंज होती है, इसकी अवस्था चेंज होने में जो है टेम्परेचर कहीं भी फिक्स नहीं होता है, टेम्परेचर हमेशा लगातार घटता रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका जो वक्र पाया जाता है बिल्कुल लगातार पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बीच में आने पर उसके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी हर एक के परिसर में जो है का जो द्रव से ठोस अवस्था में आने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बिल्कुल एक समान होता है। मतलब ये टेम्परेचर एक लगातार घटता ही रहता है। देखिए हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलीय में, तो जब तक उनका परिवर्तन मतलब उनका अवस्था चेंज होता है उस समय जो है ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ताप बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है ना, तो वो असत होते हैं, और जबकि ये क्या होते हैं, सतत होते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें हम तो क्या आते हैं, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, रबड़ हो गया, प्लास्टिक है, रबड़ है, ठीक है, लकड़ी है इत्यादि। ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस हैं। हमने आपको जो है क्रिस्टलीय ठोस का जो है एग्जाम्पल बताना भूल गया। आप लिख सकते हैं NaCl, KCl, ZnS, ठीक है, CCl4, ETC, ये सब जो है क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, जितना लोग पढ़े हैं उसका एक बार जो है नोट देख लेते हैं फिर से। ठीक है, तो देखते हैं। तो चलिए जो हम लोग पढ़े थे उसके पूरा डेफिनेशन आपके सामने है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो इसको भी दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें अगर तो उसके पहले आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।